हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वी आर गोइंग टू डिस्कस एनडीए 2025 क्वेश्चन पेपर विद लिमिटेड नॉलेज। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, बिकॉज वी ऑल नो डैट कि रिसोर्सेज एंड द नॉलेज इज़ लिमिटेड। उस लिमिटेड नॉलेज के साथ हमें पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें कि हम कट ऑफ को बहुत ईजिली क्लियर कर सकें। गॉट इट। इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू गिव वॉट आर द पेपर पैटर्न्स, कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या पैटर्न्स को आपको समझना है। रिसर्च एंड R&D आपको बताऊंगा मैं कैसे करना है, ठीक। क्योंकि इन द लास्ट 3 to 4 years थीम्स आर रिपीटेड, इवन थीम्स आर ऑलवेज रिपीटेड, बट क्वेश्चंस जो है उन जो जहाँ से क्वेश्चंस ये आ रहे हैं वो क्वेश्चंस वहीं उसी टॉपिक से ही आते हैं, बट क्या है कि वो अपने थीम्स को अपने क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ थीम। सो इसी चीज़ को ही हमें समझना है और ऑब्जर्वेशंस समझनी है कि क्या ऑब्जर्वेशंस जो है पेपर पैटर्न्स में लग रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है आपके सिलेबस के से अलग से भी आ रहे हैं, ठीक है, जो आप सिलेबस से नहीं कवर कर सकते। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर। एनडीए का जो पेपर होता है, ठीक है, सेकेंड पेपर, ये 2 पार्ट में होता है, ठीक है, पार्ट ए में एंड पार्ट बी में। ओके। सो पार्ट ए जो है वो हमारा इंग्लिश पोर्शन होता है, जो हमें इतना आप कर लोगे, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ। पार्ट बी में आपका जीएस आता है, ठीक है, जीएस में आपका साइंस भी इंक्लूडेड होता है। तो इस वीडियो में हम साइंस से क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन क्या होता है, आप 12th क्लास अभी पास करके आए होते हो, तो आप साइंस आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा नया है जीएस पोर्शन, और ये जीएस में थोड़े क्वेश्चन जो है काफ़ी फैक्चुअल होते हैं, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो इसमें आप कैसे अच्छा स्कोर कर सको, इस वीडियो का यही सिर्फ एक मोटिव है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पार्ट बी 51 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड इन द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन दैट टुक प्लेस आफ्टर अबाउट 80 ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कोल एंड आयरन, कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड द स्टीम इंजन, ठीक है। अच्छा, ये इसमें कह रहा है सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमारा कोल एंड आयरन की बात हो रही थी, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्रियल जो यहाँ पर सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो केमिकल इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, ठीक है। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी, ठीक है, ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स वॉज यूज इन मेकिंग द हरप्पन सील। हरप्पा सील बनाने के लिए आपको क्या मटेरियल का यूज़ करना है, तो सैंड स्टोन, वी ऑल नो डैट, ठीक है, एंड लैपिस जो ठीक है, जेस्पर है एंड स्टेटाइट, ठीक है। सो आइदर यू कैन गो विद द ऑप्शन ए एंड डी, बट यहाँ पर जो है थोड़ा सा आप ऑप्शन डी के साथ जाना, क्योंकि ऑप्शन ए देखो यहाँ पर सैंड स्टोन उन्होंने दिया है, बट तब हम लोगों ने स्टेटाइट नहीं पढ़ा था, बट स्टेटाइट जो है इज़ द राइट करेक्ट वर्ड फॉर मतलब विच इज़ यूज इन द हरप्पन सील्स, ठीक है। तो यू कैन गो विद द ऑप्शन डी। अगर हाँ ऑप्शन डी में यहाँ स्टेटाइट नया मेंशन होता देन वी कैन गो विद द ऑप्शन सैंड स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन among the following महाजनपदास in ancient India was an oligarchy। So before answering to this question, पहले आपको ये पता होना चाहिए oligarchy जैसे ऐसे वर्ड जब हो आया करें तो आप यू कैन रिफर द हिंदी वर्जन, ठीक है, एज वेल। जैसे कि यहाँ पर 53 पे आते हैं, 53 में यहाँ पे लिखा हुआ ना समूह शासक। समूह शासक समझ रहे हो, मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ पीपल्स हु कंट्रोल द पावर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका थोड़ा सा रिपब्लिक टाइप समझ सकते हो आप, रिपब्लिक कौन से थे, तो वहाँ पर 2 ही थे, एक वज्जी था एक मल्ला था, ठीक है। तो वज्जी एंड मल्ला, ठीक है, तो ऑप्शन ए। अच्छा, वज्जी की कैपिटल क्या है, तो वज्जी की कैपिटल है आपकी वैशाली, ठीक। एंड रेस्ट 3 की कैपिटल्स आप रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड एट सांची स्तूपा इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज। देखो, एक चीज़ आप समझ लो, जैसे ये मैंने आंसर में दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 ऑप्शन है ना, आप इसकी रिसर्च एंड एनालिसिस करिए। मतलब इसकी रिसर्च एंड एनालिसिस कैसे करें ये भी बताता हूँ मैं। आप एक एक, जैसे यहाँ पर एक एक ऑप्शन हैं उसको क्या करिए, आप डायरेक्ट स्कैन कर लीजिए या जैसे भी है, थोड़ा उसके बारे में पढ़िए, ठीक है। उसके बारे में जब पढ़ के अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप यहीं पर ही लिख लो, सो डैट जब आप सेकेंड टाइम में इसको रिवाइज करो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है ये है। एंड जब भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आता है तो यू कैन ईजिली टैकल विद द क्वेश्चन, ठीक है, तो ये समझ में आ जाता है।
अब जैसे यहाँ पर इन्होंने जैसे वज्जी के बारे में पूछा, ठीक है, अब मैंने मल्ला के बारे में बता दिया, ठीक। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मल्ला की कैपिटल क्या है, ठीक, कौशला की कैपिटल क्या है, गंधारा की कैपिटल क्या है, मगध की कैपिटल क्या है, क्योंकि महाजनपदास के बारे में ये टॉपिक हो गया आपका। और मैंने कहा था टॉपिक्स आर ऑलवेज रिपीटेड। महाजनपदास में आप अभी 2025 में मैं पेपर कर रहा हूँ, 2025 का भी सेकंड पेपर में भी आया होगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन, और 2026 में भी आएगा, और 2026 के सेकंड पेपर में भी आएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से आप समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो वाई नॉट वी वुड कवर एंटायरली इन वन एट वन इंस्टेंस, ठीक है, हम एक ही बार में क्यों नहीं खत्म कर ले इसको, गॉट इट। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सब खुद से करनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स फाउंड एट द सांची स्तूपा इज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडिया। ठीक है, इसमें देखो नॉट लिखा है ना, तो इस पर देखो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप एक बार इसको ब्लॉक में जरूर रखना, सो डैट आप उसको गलत ट्रिक ना करो, क्योंकि समटाइम्स इससे सिली मिस्टेक्स में ही गलत हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर पूछा गया है इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऑफकोर्स की बात है एम्प्टी सीट जो है बुद्धिज़्म से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, ठीक। ट्री भी सिम्बलाइजेज है, ठीक है, व्हील भी सिम्बलाइजेज है, बट साल भंजिका जो है वो सिम्बलाइज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साल भंजिका एक वुमेन है, मतलब रिलेट किया जाता है कुछ एक वुमेन से, ठीक। तो आंसर हमारा बी है। ओके अच्छा, अब जैसे मान लीजिए इसको नॉलेज थोड़ा नहीं है, ठीक है, 54 पे हमें अटैम्प्ट करना है, बट हमारे पास इतना हमने नहीं पढ़ा, हमने बेसिक्स पढ़ा है, बट हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा। तो आप बताओ, अच्छा एम्प्टी सीट के बारे में, मतलब एक अगर किसी एक माइंडसेट समझने की कोशिश करिए, अगर जिसने पेपर बनाया उसका माइंडसेट आप समझ लो, आधा पेपर आप सॉल्व कर लोगे। क्या एम्प्टी सीट ऐसा कोई टफ वर्ड है जो आपको मतलब रिसर्च करनी पड़े, ठीक है, मतलब होगा ही तभी डाला होगा, ठीक है। साल भंजिका, दिस वर्ड, अगर ये आंसर नहीं है, मान लेते हैं अगर ये आंसर हमारा नहीं है, इफ दिस इज नॉट आर आंसर, तो एग्जामिनर इस वर्ड को क्यों डालेगा? आप ऐसा बताओ, अगर ये इतना टफ वर्ड लेके आ रहे हैं तो क्यों लेके आ रहे हैं भाई? ऑफकोर्स की बात है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा, ये हो सकता है वो आंसर हो, इस वजह से ना लेके आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लिख देते, यहाँ पर एलिफेंट लिख देते, यहाँ पर लॉयन लिख देते, यहाँ एनिमल लिख देते, है ना, जैसे यहाँ ट्री लिखा है, वी लिखा है, तो एनिमल भी लिख देते, कुछ भी लिख देते, बट वाई दे डू यू नो सच समथिंग विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट वर्ड, साल भंजिका, इन्होंने ये क्यों मेंशन किया है? इसी को ही बोलते हैं पेपर डिकोडिंग स्किल, ठीक है, इसी को ही आपको समझना है, इसी को ही डेवलप करना है आपको। और जब ये डेवलप हो जाता है तो कुछ क्वेश्चन जो आप जैसे कि गट फीलिंग से जो होते हैं ना, गट फीलिंग में भी आप जो रिस्क ले रहे हो, ठीक है, ये रिस्क आपको करने में क्या है, पॉजिटिव में बैठाएंगे, मतलब पॉजिटिव आप उसकी तरफ इंक्लाइन करोगे नंबर्स में, ठीक है, और यही आपके कट ऑफ क्लियर कराएंगे। तो ये चीज़ आपको डेवलप करनी है, और ये आएगा धीरे धीरे, स्किल्स है, तो स्किल्स ऑफकोर्स की बात है प्रैक्टिस से सीखी जाएगी। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि वाई द एग्जामिनर गिवन सच अ वर्ड इफ़ दिस इज़ नॉट द आंसर, ठीक है, क्यों डिफिकल्ट वर्ड को डालेगा? तो ये डिफिकल्ट वर्ड है, तो मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा हूँ? नेक्स्ट चलते हैं। इन द ब्रिटिश इंडिया विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्ट परमिट ओके डिटेंशन विदाउट ट्रायल फॉर अप टू 2 years? वी ऑल नो डैट कौन सा एक्ट है जिसमें 2 years विदाउट ट्रायल पे डिटेन किया जाएगा? तो वो रॉयल एक्ट है हमारा, हम सब जानते हैं, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रॉयल एक्ट 1919, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ओके। अच्छा यहाँ पर भी ऑब्जर्व करो, अगर आपने थोड़ा सा बेसिक साइंस जीएस पढ़ी है, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं जो हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कवर करते हैं, ठीक है। बट रोलेट एक्ट को हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो है उसमें सिर्फ इसको क्यों ऐसा है जो मतलब डिफरेंट डाला है, मतलब रोलेट एक्ट 1919 डाल दिया, ठीक है, बाकी सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, एक जो है अलग का एक्ट है, क्यों डाला है? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो आंसर है ना हमारा। यहाँ पर हो सकता है कुछ और डाल देते हैं, यहाँ पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक एक्ट डाल देते हैं, ठीक है, बट उन्होंने नहीं डाला, रॉयल एक्ट डाला। तो यही ऑब्जर्वेशंस आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे, ठीक, यही यही जिद करते हैं कि क्या हमारा आंसर क्या है, गॉट इट। अगर इन्होंने रॉयल एक्ट को आंसर नहीं देना होता तो ये रॉयल एक्ट ना देते, यहाँ पर कुछ और दे देते, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में से कोई एक दे देते हैं, बट इन्होंने रॉयल एक्ट डाला, क्यों डाला? क्योंकि वही हमारा आंसर है। यही चीज़ को आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस अप्रोच के साथ अगर आप, मैं कह रहा हूँ ये 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 में से आप नेट करेक्ट अगर मैं मानूँ तो कम से कम नेट करेक्ट 50 लेके जाओगे आप, ठीक, नेट करेक्ट 50, इफ़ यू फॉलो, इफ़ यू लर्न दिस स्किल, आई गारंटीड। समझ रहे हो? तो बस इस चीज़ को, इस वीडियो को आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, सो डैट यू कैन डेवलप द स्किल ऑफ सॉल्विंग द पेपर, यू कैन डेवलप द ऑब्जर्वेशंस बेस्ड
क्योंकि आप ये ऑब्जर्वेशन से, जैसे कि मैंने जैसे ये मैंने किया ना, फोर्थ ये है, चारों को पढ़ के समझ में आ गया हाँ कि क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ और कहाँ से क्या उन्होंने, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इन्होंने, कौन सा जो ऑप्शन है वो कहाँ से ला के डाला है। गॉट इट। तो ये आप 2-3 बार जब आप देखोगे ना तो सब आपको भी ऑब्जर्वेशन समझ में आने लगेगा। गॉट इट। यही चीज़ को आपको डेवलप करना है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भूदान मूवमेंट इज करेक्ट? The target was to get 1/6 of the cultivable land in India as donation. It was approved through a central government act, and it was ensured that the donation land was free from all litigation, and the first donation of land was in Bihar. Okay. ठीक है। सबसे पहले आपको भूदान मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। ये बिहार में नहीं हुआ था, ये तेलंगाना में हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो हमारा डी तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि करेक्ट पूछा है इसमें। फिर कह रहा है कि इट वॉज एंश्योर्ड दैट द डोनेशन लैंड वॉज फ्री फ्रॉम ऑल लिटिगेशन। ऑल लिटिगेशन समथिंग विच इज एक्सट्रीम। ठीक है। इट इज़ अप्रूव थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट। द टारगेट वॉज टू गेट 1/6 ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज अ डोनेशन। हाँ ठीक है, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? अगर इन्होंने इनको अगर ये वर्ड मतलब ये चार टॉपिक इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में देखो कुछ ना कुछ फैक्ट है। जैसे लास्ट वाले में फैक्ट है बिहार, हो सकता है बिहार की जगह पे तेलंगाना है। ठीक है। फ्री फ्रॉम द ऑल लिटिगेशन, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। इट इज़ अप्रूव थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट। हो सकता है भाई कहने में सेंट्रल गवर्नमेंट का ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो। ठीक है। या हो सकता है एक्ट से भी ना आया हो, कुछ और चीज़ों से आया हो। ठीक है। और ए वाले में क्या है कि ए वाले में उन्होंने अगर उनको गलत बनाना होता तो इतना लंबा स्टेटमेंट को एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं? जैसे क्या द टारगेट वॉज टू गेट 1/6 ऑफ द कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज डोनेशन। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपको समझना है कि अगर कोई भी चीज़ का वो इतना लंबा स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। करेक्ट। तो जब जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो मतलब यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Constitutional 73rd Amendment Act provides for elaborate system of the establishing municipal self-government, an elaborate system of establishing panchayat as a unit of the self-government, establishing a commission for the linguistic minorities and the creation of the Jharkhand state. अब आप बताओ 73rd अमेंडमेंट से क्या आया था? ठीक है, 73rd अमेंडमेंट पूछा गया है। आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि 74th अमेंडमेंट से क्या आया था। गॉट इट। चलिए मैं तो यहाँ बता देता हूँ। देखो फिर वही चीज़ आया, यहाँ की ऑब्जर्वेशन फिर वही आएगी यहाँ पर। ठीक है। आप देखो लंबे एक काफ़ी लॉन्ग स्टेटमेंट है, उसको एक्सप्लेन करें ना। जैसे यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है, आप वर्ड पे देखो, वर्ड एसिमिलेशन एक टॉपिक मतलब एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एलैबोरेट सिस्टम ऑफ एक्सटैब्लिशिंग। ठीक। फिर उन्होंने वही लिखा हुआ है एलैबोरेट सिस्टम ऑफ एक्सटैब्लिशिंग। आगे छोड़ देते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है एलैबोरेट सिस्टम ऑफ एक्सप्लेनिंग। मतलब कि अगर वर्ड एसिमिलेशन 2 जगह आ रहा है तो मतलब इसका मतलब है कि इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा। ये चीज़ ऑब्जर्वेशन इसमें लगेगी, आगे जाकर अभी क्वेश्चन और आएंगे उसमें भी यही लगेगी। तो मतलब ए और बी में से हमारा आंसर है। ठीक है। मतलब सी और डी में नहीं है। ठीक। डायरेक्ट आप काटो। अब ए और बी में हमारा आंसर आ गया, मतलब 50-50 पे आप आ गए। ठीक। आप 50-50 में आप कुछ भी लगा दो, अगर करेक्ट होता है तो ठीक है, नहीं करेक्ट होता है तो इट्स ओके। आप थोड़ा सा यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एस्टैब्लिशिंग म्यूनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके। इलेबोरेट सिस्टम ऑफ एस्टैब्लिशिंग पंचायत एज यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना? इन्होंने ये नहीं लिखा कि पंचायत एज पंचायत सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत एज अ यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर यूपीएससी हमेशा, चाहे वो एनडीए का पेपर हो, चाहे सीडीएस का पेपर हो, चाहे सीएपीएफ का पेपर हो, चाहे सीआईएसएफ का पेपर हो, चाहे सीएससी का पेपर हो, सिविल सर्विसेज का पेपर, ठीक है, या और भी कंडक्टेड एग्जामिनेशन यूपीएससी, यूपीएससी में वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने ए भी लिखा है, एक आ भी लिखा है ना, या एन भी लिखा है, या दा भी लिखा है ना, उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। वो एक वर्ड चेंज कर देता है पूरी मीनिंग। अब इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर म्यूनिसिपल सेल्फ गवर्नमेंट लिखा है, पंचायत एज यूनिट, ये क्यों लिखा हुआ है? समझ रहे हो? मतलब पूरी तरह से उसको अगर करेक्ट करेगी तो बिल्कुल सही करेगी, अगर गलत करेगी तो बहुत ही ब्लंडर बड़ा करेगी। समझ रहे हो? तो पंचायत एज यूनिट मतलब कि पंचायत एक यूनिट की तरह काम कर रही है सेल्फ गवर्नमेंट में। तो आप बी के साथ जाओ। और एक्सप्लेन भी कर रही वेल। मैंने जैसे ऊपर बताया कि अगर उनको गलत बनाना होता तो एक सिंपल वर्ड डालते, इतना एक्सट्रीम एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? समझ में आया ना? तो ये आप देखो, आप दोनों 2 क्वेश्चन एक ही लॉजिकल से आप कर ले रहे हो। ठीक। 56 आपके 4 नंबर पक्के। तो ये चीज़ आपको समझना है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत पोल पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, द CBI एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बताओ भारत पोल क्या समझ में आ रहा है? आप बताओ ना, भारत पोल क्या है? भारत पोल मतलब इंटरपोल से कनेक्ट कर रहे हो? इंटरपोल, इंटरपोल क्या होता है कि कोई जो
मतलब अलग अलग कंट्रीज की को जो भी मतलब पुलिसिंग होती है, पुलिसिंग है ना, तो डी और ए से कोई मतलब ही नहीं है, या तो बी होगा तो सी होगा, सी भी हमारे इंडिया में काम करती है, तो हमारा आंसर है बी। सिंपल, समझना है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? अ मेजॉरिटी ऑफ द members of the Rajya Sabha are elected by the system of the proportional representative by the means of the single transferable vote. Okay. The deputy chairman of the Rajya Sabha is nominated by the president from among the members of the Rajya Sabha. The Lok Sabha cannot be dissolved before the completion of its 5-year term, and the member of the Lok Sabha also vote in the election of the member of the Rajya Sabha. देखो डायरेक्टली आंसर मैं बता सकता हूँ, बट आप एलिमिनेट करके चलो। पहला सबसे पहले एलिमिनेट कर सकते हैं हम ऑप्शन सी को। देखो पढ़ते हैं, कह रहा है कि द लोक सभा कैन नॉट बी डिजॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5-year टर्म, मतलब कर ही नहीं सकते आप, मतलब कहीं ना कहीं आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो द पावर ऑफ पार्लियामेंट, कि आप पार्लियामेंट में लोकसभा कर ही नहीं सकती। भाई क्यों नहीं कर सकती, आप क्वेश्चन करो क्यों नहीं कर सकती, तो सी तो नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे हैं कि द मेंबर ऑफ द लोकसभा आल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, देखते हैं। फिर कह रहा है कि द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। ठीक, यहाँ पर नॉमिनेट नहीं करते हैं भाई, चेयरमैन हो चाहे डिप्यूटी चेयरमैन हो, ये दोनों ही इलेक्टेड होंगे। ओके, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, अच्छा हम थर्ड पे ये डी वाले पे भी देखते हैं। कह रहा है कि लोकसभा के भी मेंबर जो है, मतलब लोकसभा के मेंबर क्या होंगे, एमपी होंगे। कह रहा है एमपी भी आल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द, नहीं भाई, लोकसभा के मेंबर इलेक्शन वोट में नहीं करते हैं। कौन करता है, एमएलए करते हैं स्टेट के, तो डी भी हमारा कट गया। यू कैन गो विद द ऑप्शन ए। ऑप्शन में क्या देखो, वर्ड्स क्या आ रहे हैं, अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड, ओके, आप सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट। मतलब ये जो वर्ड है उन्होंने पूरा जो है कहीं से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है। अब सेम विद द वही चीज़ है कि इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन 3 क्वेश्चन में करेक्ट कर सकता है। 50 अभी हम लोगों ने लास्ट 2 ये देखे, ये भी इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ भी एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया गया है, यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन है। गॉट इट, समझ रहे हो ना कि कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या ऑब्जर्वेशन से लग रही हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द 5 प्रिंसिपल ऑफ द पंचशील। पंचशील में से इनमें से कौन सा नहीं है, पूछो नॉट। आपको क्या करना है, अंडरलाइन जरूर करना है नॉट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द ईच अदर्स टेरिटरी इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये तो होगा ही होगा बहुत, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड है। इक्वालिटी एंड द म्यूचुअल बेनिफिट, ओके। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये भी होगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट भी होगा। न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन, ये हमारा नहीं है, तो मतलब आंसर यही होगा। ठीक है, डी। हम न्यूक्लियर की बात थोड़ी ना करने लगेंगे तुरंत ही, ठीक है। और ये सब देखो, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, इक्वालिटी, पीसफुल, कीवर्ड्स और ऑलवेज करेक्ट। ठीक है, कीवर्ड्स अगर है तो मतलब कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स है तो सही है वो, ठीक है, उसको आप अननेसेसरी उसको उसमें डाउट में बना लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा मेज द मक्का वॉज इंट्रोड्यूस इन टू इंडिया इन द 17th century वाया, ओके। पूछ रहा है मेज जो है वो 17th century में जो आया है वो कहाँ से आया है, पोर्चुगल से आया है, अफ्रीका एंड स्पेन से आया है, चाइना एंड मंगोलिया से आया है, टर्की से आया है। आप, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप स्किप करो, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है, इस पर कोई ऑब्जर्वेशन और ट्रिक्स नहीं चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हालांकि इसका आंसर ए है, कुछ जगह बी भी दिया गया, बट आप ए के मतलब मैं तो पोर्चुगल ही मैंने पढ़ा है, तो पोर्चुगल ही है वैसे। ठीक है, मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, लिस्ट 1 में 5-year प्लान्स के बारे में दिया गया और उनके ऑब्जेक्टिव बारे में दिया गया। ठीक है, 5th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान, 9th 5-year प्लान एंड 11th 5-year प्लान। आपका क्या काम है, आपको ये याद रखना चाहिए कि कौन सा ईयर किस समय का 5-year प्लान का है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पर गरीबी हटाओ है, तो गरीबी हटाओ या 4th से या 5th में ही आया था, तो ए को 2 के साथ मैं ले जा रहा हूँ। अगर ए को मैं 2 के साथ ले जा रहा हूँ तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी बिल्कुल कट गया, सिर्फ एक आंसर पता था मुझे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो मतलब डी का जो है वो फर्स्ट होगा, करेक्ट। 7th और 9th की बात कर रहा है। 7 में कह रहा है कि फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, एंड 9 कह रहा है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ठीक है, ओके, तो C9 जो है वो सोशल जस्टिस की बात तो हम लोग बाद में करेंगे ना, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस। ठीक है, अच्छा मतलब ऐसा सोचो कि अगर हमारे कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो प्रॉब्लम चल रही है तो पहले प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की बात करोगे। जैसे कि खाने की अगर प्रॉब्लम है तो खाने की पहले प्रॉब्लम की बात करोगे, एजुकेशन की तो बाद में बात करोगे ना, पहले खाने के लिए तो लोगों के पास हो, फिर बात करेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है
कि पहले हम बात कर रहे हैं पॉवर्टी खत्म करो, ठीक है, खाना लेके आओ, ठीक है, फिर हम वर्क काम हमको दिलाओ, फिर हम बात करेंगे ना सोशल जस्टिस में या इक्वालिटी में। तो जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे तो बात होगी। तो 9th में हम लोगों ने ये रखा हुआ है और 7th में फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक, सी का 4 मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। देखो क्वेश्चन टफ होते नहीं है, लिटरली में क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। 2 चीज़ आपको समझनी है। पहला चीज़ है कि आपका कॉमन सेंस, ठीक, एंड द फोकस, ये बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ द पेपर। ठीक। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो है जब आप दे रहे हो तो एक्चुअल पेपर प्रेशर होता है बहुत। तो उस प्रेशर को आप ऐसे समझो कि पेपर जो है आपके हाथ के नीचे है, पेपर जो है आपके हाथ के नीचे है, आप उसको सर के ऊपर ना ले जाओ। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि पेपर आपके हाथ के नीचे है, उसको सर के ऊपर मत ले जाओ। तो वो कैसे होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ 2 थिंग। पहला फोकस, कॉमन सेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, कॉमन सेंस आपका काम करेगा। ठीक। और कॉमन सेंस मतलब इन द सेंस की लॉजिकल रीजनिंग, आप जो लॉजिक से सॉल्व कर रहे हो। लिमिटेड नॉलेज, अब ये तो ये 5th वाला जो है, जैसे मैंने कहा, इसमें मैंने चारों नहीं पढ़े होंगे, ऑफकोर्स की बात है, मैंने भी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े भी होंगे तो याद रखना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बट आपको हाँ 1-2 तो पता होगा कि गरीबी हटाओ किससे रिलेटेड हो सकता है, ये PYQ में आया हो, ऑफकोर्स PYQ में आया होगा। वहाँ अगर मैंने पढ़ा होगा तो मुझे पता है कि हाँ किससे रिलेट करना है। 2 आपको पता हो, यू कैन ईजिली आंसर पे आ जाओगे आप। अगर नहीं भी पता है, एक पता है, फिर भी आ जाओगे। अब मुझे 7th और 9th नहीं पता था, बट मुझे हाँ पता है कि 9th जो है वो क्या, किस समय में कौन सी बात हो सकती है। तो ये तो मैंने लॉजिक से लगाया ना। गॉट इट। दिस इज़ वॉट यू हैव टू लर्न एंड दिस इज़ मोस्ट पीपल डू। तभी उनका बार बार क्वेश्चन पेपर निकल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उन्हें स्किल्स ही आ गई है। ये पेपर पैटर्न, पेपर सॉल्विंग स्किल जिसे समझ में आ गई, ही और सी कैन ईजिली क्रैक द रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द श्रीमंत शंकर देव इज करेक्ट? in the last 15th century, Shankar Dev emerged as one of the leading proponent of the Vaishnavism in Assam. Okay, he was the founder of the Gaudiya Vaishnavism. His teaching was known as the Bhagavad Dharma, and he encouraged the establishment of the Satara and the Namghar. ठीक है, अच्छा ये स्टेटमेंट पूछा गया श्रीमंत शंकर देव। हाउ मैनी ऑफ यू एक्चुअली रीड अबाउट देम? इनके बारे में किसने किसने पढ़ा है? अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आप नॉलेज से टैकल कर लो। अगर नहीं पढ़ा है तब कैसे करें? चलते हैं, करते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जैसे अच्छा आप देखो, सबसे पहले इसमें गलत और सही कौन सा करना है हमें ये देखना है। जैसे इन्होंने लिखा ही एनकरेज्ड द एक्स्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्रा एंड द नामघर। ठीक है, मतलब इन्होंने ये नहीं कहा है कि इन्होंने एक्स्टैब्लिश किया है, ठीक है, इन्होंने कहा एंकरेज किया है। ही एंकरेज द एक्स्टैब्लिशमेंट, मतलब कोई भी, जैसे कोई भी एक्स्टैब्लिश कर रहा हो, ठीक है, उसको एंकरेज करना। जर्नल है टू बी, मतलब आप समझो ये फैक्ट नहीं है, बहुत जर्नल है कि आप, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी बंदा कोई भी चीज़ बनाना है, ठीक है, मैंने कहा मैंने उनको एंकरेज कर दिया, भाई दे आर सो मैनी पीपल्स जिनको मैं एंकरेज कर रहा हूँ। गॉट इट। तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करो। आप इसको दोबारा पढ़ो। उसने लिखा, यहाँ पे हिंदी पढ़ता हूँ मैं, उन्होंने लिखा उन्होंने सत्र एंड नाम घर की स्थापना करने को प्रोत्साहित किया, खुद नहीं किया है, करने को प्रोत्साहित किया। भाई देयर नंबर ऑफ थिंग्स जिनको प्रोत्साहित किया होगा, एंकरेज किया होगा करने को। ठीक है, बहुत लोग हम कह रहे हैं कि देयर आर सो मैनी पीपल्स हु आर इंस्पायर्ड। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हाँ इंस्पायर नहीं हो सकते, या हम ये नहीं कह सकते इन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया हो। भाई पॉजिटिव चीज़ें ऑफकोर्स की बातें करेंगे वो चीज़, तो आप समझ लो ना कि फैक्ट नहीं है वो। इन्होंने ये नहीं लिखा ही एक्स्टैब्लिश्ड ऑफ सतारा एंड द नामघर, उन्होंने लिखा ही एंकरेज द एक्स्टैब्लिशमेंट। गॉट इट। तो 4 करेक्ट होगा ही होगा। अगर हमारा 4 करेक्ट होगा ना, तो देखो बी और ए हमारा पहले ही चला गया। समझ में आ रहा है ना कहना चाह रहा हूँ क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ठीक है, देखो 1 और 3 तो हमें समझ में आ गया कि देखो यहाँ पर कॉमन है, मतलब 1 और 3 जो है सही होंगे बिल्कुल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गौडिया वैष्णविज्म। अब देखो ये फैक्ट हो गया, ये हमारा फैक्ट हो गया। भाई क्या पता ये गौडिया वैष्णविज्म के फाउंडर ना हो, या कोई और के हो सकते हैं ना। और देखो 4 स्टेटमेंट बनाए गए हैं, चारों स्टेटमेंट सही नहीं बनाए जाएंगे, ये भी आपको याद लॉजिक समझना होगा कि 4 स्टेटमेंट बनाए होंगे। बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस में होगा कि यूपीएससी चारों के चारों स्टेटमेंट सही बना दे, वो भी फैक्चुअल पे, इतना फैक्चुअल पे।
ठीक है। हम अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दूँ मैं, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अपनी तरफ से मॉडिफाई करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ है इन द लेट 15th सेंचुरी शंकरदेव एमर्ज एज वन ऑफ द लीडिंग कंपोनेंट ऑफ द वैष्णविज्म इन असम। हो सकता है भाई ये असम गलत हो सकता है वैष्णविज्म के पे सैविज्म हो, ठीक है, बट हम यहाँ पर पहुँचे ही नहीं। फर्स्ट हम लोगों ने कभी एनालिसिस ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें पता लगा कि फोर्थ हमारा करेक्ट, मतलब 1 हमारा कॉमन हो गया, मतलब वो तो सही हो गई, 3 भी हमारा कॉमन है, सही हो गया। बट अगर इन्होंने 2 वाले में बात की गई है तो कह रहा है ही वॉज अ फाउंडर ऑफ द गॉड डायनेस्टी, मतलब एक फैक्ट है और गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और फैक्ट हमेशा ज़्यादातर गलत होते हैं। फैक्ट्स आर जनरली रॉन्ग। जहाँ भी फैक्ट देखो आप काटने की कोशिश करो, ठीक है। अब वो फैक्ट बताऊंगी कि कौन कौन से कैसे कैसे फैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड हम काट देंगे, वी कैन गो विद द ऑप्शन सी, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक। गॉट इट। मुझे इसके आंसर लिटरली में नहीं पता है भाई, इतना पेपर है, इतने सारे पेपर हैं, एनडीए का पेपर भी है, ठीक है, मेरे पास सीडीएस का पेपर भी है, सीएपीएफ का पेपर भी है, ठीक है, सीएससी के पेपर भी है। इतने सारे पेपर का मैं रिसर्च नहीं कर सकता। मैंने सिर्फ 2 पेपर की रिसर्च की जो मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ। सीएससी का मैंने किया हुआ है, सीएपीएफ का ज़्यादा किया हुआ है, 1-2 सीडीएस के साथ किए होंगे। क्यों? ये सब पेपर मैं करता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, हाउ दे मेक द क्वेश्चन, कैसे वो क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। वो स्किल्स मैंने डेवलप कर ली कि ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बना है, कैसे क्वेश्चंस में क्या गलत हो सकता है, क्या गलत नहीं हो सकता। अब जैसे ये चीज़ें ही एनकरेज एस्टैब्लिशमेंट सता रहा, आप देख के डरोगे, बट आप ये ऑब्जर्वेशन जब समझ में आओगे तो आप नहीं डरोगे, आप समझ जाओगे कि हाँ ही एनकरेज एस्टैब्लिशमेंट सता रहा है, नाम ही एक जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है, फैक्ट नहीं है ये। गॉट इट। कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? अब जैसे यहाँ पर कह रहा है हिज टीचिंग वॉज नोन एज द भागवती धर्म। हाँ, हो सकता है भाई, देयर नंबर ऑफ टीचिंग्स, उसमें से भागवती धर्म का पार्ट हम हो सकता है ये, तो ये भी हमारे लिए बहुत जनरल है, बट ये हमारे लिए जनरल नहीं है। दिस इज़ अ फाउंडर, मतलब पर्टिकुलर कोई चीज़ है उसका फाउंडर की बात कर रहे हैं हम, वो गलत हो सकता है, वो फैक्ट है ज़्यादा, ठीक है। समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है एट विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट्स फैक्ट्री इन द ईयर 1611, ठीक है। कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में कहाँ पर बनाई थी, ठीक। तो ऑफकोर्स की बात है मसूलीपट्टनम में। बट नेक्स्ट चलते हैं, ईजी है, नेक्स्ट चलते हैं। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल बिगनिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैसा क्या है, ठीक है। चलते हैं, करते हैं। कह रहा फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, कम्युनल अवार्ड, लखनऊ पैक्ट, सिमला कॉन्फ्रेंस, हाउ मनी ऑफ एक्चुअली रिमेंबर द नेम। आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि कौन से ईयर में किस समय हुआ था। अगर एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है इट्स ओके, बट थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। जैसे कम्युनल अवार्ड, ठीक है। अच्छा देखो, इसको मैं 2 तरीके से करूँगा, ठीक है। इसको मैं 2 तरीके से करूँगा। पहला करता हूँ, पहले करते हैं हम लोग की प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने इसको शॉर्ट्स वीडियो में भी कवर किया हुआ है, ठीक है। तो उस पर काम करते हैं हम, ठीक। जैसे यहाँ पर आता है, जैसे कि सिमिलैरिटी देखते हैं, जैसे 4, 4 एंड 4, ठीक, ओके। अच्छा देखो यहाँ पर हम 1 एंड 1, देखो यहाँ पर 1 एंड 1 लिखा है, यहाँ पर 1 1 लिखा, तो हम वो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो नहीं लेंगे, ठीक। ऐसे लो जो यहाँ पर एक ही जगह पैटर्न फॉलो करो, जैसे 2 2, क्योंकि यहाँ पर 2 कहीं नहीं 2 बार आया है, यहाँ पर भी 2 बार नहीं आया, ठीक है। तो ना 2 एंड 2, ओके। सी एंड डी कट गया, क्योंकि ऑप्शन 2 या तो ए होगा तो ये बी होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब आपको देखना है 1 3 में से कौन पहले आया होगा, क्या फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी पहले बना है या लखनऊ पैक्ट बना हुआ है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंस गेसिंग है, तो वेल एंड गुड, नहीं है तो ए बी में से कोई भी मार के चले जाओ, ठीक। चलो हम ए मार देते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं ए मान लेता हूँ, ठीक। अच्छा अब इसको थोड़ा नॉलेज से करते हैं, देखते हैं हमारा क्या आंसर भाई आ रहा है। फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी कब बना था? 1923 के आसपास, ठीक है। कम्युनल अवार्ड कब बना था? 1932 में हुआ था, पूना पैक्ट वाला ना। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। एंड शिमला कॉन्फ्रेंस हमारा कब हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस हमारा हुआ था ये 1945। करते हैं। सबसे पहला क्या है? 3, फिर हमारा है 1, फिर हमारा 2 एंड 4। देखो आप खुद देख सकते हो, 3 1 2 4 नॉलेज के बेसिस पे, और उस पर क्या गलत हुआ? मैं कह रहा हूँ आप ये भी मान देते हैं 50-50 में गलत होता है। हम कह रहे हैं 10 क्वेश्चन 50-50 में करोगे यार, कम से कम 5 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे ना, तुम नेट पॉजिटिव में तो बैठोगे। इतनी किस्मत खराब थोड़ी ना कि 5-10 में से 5 भी नहीं सही होंगे, ठीक है। थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग से करोगे तो। समझ में आया ना कहना क्या?